अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोमेरुलर डिजीज़ेस। ग्लोमेरुलर डिजीज़ेस बेसिकली एक मेजर अंडरलाइन कॉज है एक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ेस का। एक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा कि किस तरीके से एक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो रही है। ग्लोमेरुलर डिजीज़ेस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है। इसको ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी कहीं कहीं मेंशन किया हुआ है, और इसको अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो मेनली दो कैटेगरी में हम लोग ग्लोमेरुलर डिजीज़ को डिवाइड कर रहे होते हैं। एक है हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड सेकंड इज़ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ठीक है। अब ये जो नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक क्या होता है, नेफ्रोटिक बेसिकली क्या होता है, नेफ्रोटिक में जब ग्लोमेरुलाई जो है ना हमारे पास प्रोटीन एल्बुमिन को फ़िल्टर नहीं कर पाता, और फिर इस वजह से यूरिन में एल्बुमिन आना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया। ठीक है, वो हमारे पास किस में होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्राइटिक में क्या होता है, जो हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है ना, ग्लोमेरुलाई होता है, वो हमारे पास इन्फ्लेम्ड होता है, जो कि आरबीसीज को फ़िल्टर नहीं कर पाता। जब वो आरबीसीज को फ़िल्टर नहीं कर पाएगा तो यूरिन में क्या मिलेंगे, हमें आरबीसीज मिलेंगे, आरबीसी कास मिलेगी, हिमाचूरिया मिलेगा। तो हम उसको कैटेगराइज कर देंगे एज नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि अंडरलाइन क्या कॉज है नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक का। अब हम इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स है दोनों के, वो देख लेते हैं, फिर वन बाय वन इनकी अपनी जो कैटेगराइज की गई टाइप्स है ना उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेफ्रोटिक में जो है ना सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन यूरिया मिलेगा हम लोग को, एल्बुमिन यूरिया मिलेगा, यूरिन में एल्बुमिन मिलेगा। अगर हम पर्टिकुलरली प्रोटीन की बात करें तो वो हमारे पास जो है ना ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे ज़्यादा होगा प्रोटीन यूरिया 3.5 से। ठीक है। सेकेंडली जो है ना इन पेशेंट्स में बहुत चांसेस है कि इन पेशेंट्स को हाइपरलिपिडीमिया हो। इन पेशेंट्स में जो है ना हमारे पास स्वेलिंग मिलेगी। अब ये स्वेलिंग जो है ना किस तरीके की होगी, हमें इन पेशेंट्स में पेरिफेरल स्वेलिंग ज़्यादा मिलेगी। कौन सी स्वेलिंग मिलेगी, पेरिफेरल स्वेलिंग ज़्यादा मिलेगी हमें इन पेशेंट्स में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मेनली ये फीचर्स के साथ जो है ना हमारे पास प्रेजेंट कर होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले। इसमें जनरलाइज एनएसआर का भी मिल सकता है, लेकिन वो एक्सट्रीम केसेस में, जब हमारे पास सिवियरिटी हो जाएगी ना तो उन केसेस में हमें जनरलाइज एडीमा, जिसको एनएसआर का भी कहते हैं, वो मिल रहा होता है। लेकिन सबसे पहले स्वेलिंग एडीमा कहाँ स्टार्ट होगा, पेरिफेरीज में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में जैसा कि हमने बात की थी, हिमाचूरिया मोस्ट कॉमन फीचर जो है ना हिमाचूरिया है। ठीक है, रेड सेल कास्ट मिल सकते हैं, रेड आरबीसीज मिल सकती है, सब मिलेगा। सेकेंडली हमारे पास इसमें भी हमें स्वेलिंग मिलेगी, एडिमा मिलेगा, लेकिन इसमें जो है ना सबसे पहले हमें कहाँ मिलेगा, फेस पे मिलेगा, पेरी ऑर्बिटल मिलेगा एडिमा। ठीक है। नेफ्रोटिक में हमने कहा था हमें सबसे पहले स्वेलिंग कहाँ मिलेगी, पेरीफ्रीज में। नेफ्राइटिक में कहाँ मिलेगी, फेस पे, पेरी ऑर्बिटल एडिमा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास अगेन इसमें भी प्रोटीन यूरिया मिलेगा, और हमारे पास इसमें क्या मिलेगा, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मिलेगा, यानी हाइपरटेंशन मिलेगी हम लोगों इन पेशेंट्स में। ठीक है। ये तो हम ना एक ऐसे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं कि हमने कहा कि बेसिकली नेफ्राइटिक के निमोनिक बना सकते हैं हम हेमाचूरिया, एडिमा, प्रोटीन यूरिया एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये एक निमोनिक है। अब ये इसे याद रखिएगा। अब हम लोग वन बाय वन जो है ना नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक के जो भी डिजीज़ हैं उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली आप लोग पढ़ चुके होते हैं अपने स्पेशल पैथोलॉजी में, लेकिन अब फाइनल ईयर है तो आप लोग को इन डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। वाइवा में अक्सर क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं और ये एमसीक्यूज़ वगैरह में भी अक्सर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ना हमारे पास, इसमें हमारे पास मेनली जो है ना थ्री डिजीज़ेज़ हैं। सबसे पहले जो है ना हमारे पास होती है मिनिमल चेंज डिजीज़ होती है। सेकेंडली जो है ना हमारे पास होती है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होती है। थर्डली जो है ना हमारे पास होती है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमल चेंज डिजीज़। मिनिमल चेंज डिजीज़ ना कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। ज़्यादातर ये ना चिल्ड्रन में होगी, ये बात आपने याद रखना है। जिस भी सिनेरियो में हमारे पास जो है ना बच्चों का जिक्र होगा तो आपने हमेशा याद रखना है ये मिनिमल चेंज डिजीज़ हो सकती है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, ज़्यादातर बच्चों में होती है, अडल्ट में भी होती है, लेकिन बाद में सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट जो है ना चिल्ड्रन में। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने ये याद रखना है कि इसमें बेसिकली अंडरलाइन कॉज क्या है।
ये ना फ्यूजन हो जाती है इसमें पोडोसाइट की, ठीक है, पोडोसाइट्स की फ्यूजन हो जाती है। लेकिन आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि ये रिवर्सिबल है। मिनिमल चेंज डिजीज़ रिवर्सिबल डिजीज़ है, ये रिवर्स हो सकती है। और पेशेंट जो है ना अगर इसका सही ट्रीटमेंट सही वक्त पे दिया जाए ना तो ये पेशेंट कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। इन पेशेंट्स में जो है ना हम लोग क्या करते हैं, इनमें हम लोग दे रहे होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की थेरेपी दे रहे होते हैं, ठीक है। इनमें बहुत कम चांसेस है कि जो है ना पेशेंट एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। बात हमने कर ली मिनिमल चेंज डिजीज़ की। सेकेंडली हमने बात कही थी फोकल सेगमेंटल सेक्लोरोसिस, ग्लोमेरुलोसेक्लोरोसिस। अगेन ये भी एक मिनिमल चेंज डिजीज़ की तरह ही है, लेकिन इसमें एक ज़्यादा पार्ट इन्वॉल्व होता है। सब पार्ट जो है ना ग्लोमेरुलस का इन्वॉल्व होगा। इसमें भी हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है ना पोडोसाइट जो फूड प्रोसेसेस है ना, पोडोसाइट के जो फूड प्रोसेसेस है वो भी फ्यूज हो जाएंगे जिस तरीके से मिनिमल चेंज में हो गए। लेकिन मिनिमल चेंज में क्या था, एक छोटा सा पार्ट इन्वॉल्व रहता है ग्लोमेरुलस का। अब फोकल सेगमेंटल में है कि एक थोड़ा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये अगर ग्लोमेरुलस है ना हमारे पास, ग्लोमेरुलस है तो इसका एक पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसमें कहते हैं कि कहीं पे एक छोटा ही सा डिफेक्ट है। और फोकल सेगमेंटल में क्या है, हमारे पास एक पूरा सेगमेंट का डिफेक्ट है, ठीक है। इसमें भी अगेन हमने कहा कि पोडोसाइट फ्यूजन ही होगा। अगर जो हमारे पास फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लोरोसिस सही वक्त पे ट्रीट ना की गई ना तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में। ट्रीटमेंट जो है ना इसका हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे होते हैं, लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है ना फेल हो जाती है, वो काम नहीं करती है इसमें, ठीक है। एक बार होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं ट्रीट करती। कभी कभार ना फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लोरोसिस का जो हमें अंडरलाइन ट्रीटमेंट कॉज को ना ट्रीट करना होता है, मे बी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लोरोसिस जो है ना सेकेंडरी टू हमारे पास HIV हो रहा हो, या फिर हमारे पास जो है ना क्रॉनिक हाइपरटेंशन की वजह से हो, या फिर जो है ना हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम की वजह से हो, या कोलेस्ट्रॉल के एम्बोलस बन गए, एम्बोलिज्म हो रहा है, या कोई वेस्कुलाइटिस की वजह से हो रहा है। तो हमें ना इन पेशेंट में जो है ना अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे ना एक और बात है कि वो उन लोगों में ना ये ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनमें एपोलिपोप्रोटीन L1 जिसको हम लोग कहते होते हैं APOL1 जीन का डिफेक्ट हो। इन पेशेंट में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ना फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लोरोसिस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में हमारे पास क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना वो थिकन हो जाती है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की ना थिकनिंग हो जाती है, क्योंकि क्या होता है इसमें मैट्रिक्स की डिपोजिशन जो है ना ज़्यादा हो जाती है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट की मेम्ब्रेन की थिकनिंग तो हो रही है, किस वजह से हो रही है कि मैट्रिक्स की डिपोजिशन बढ़ जाती है। मैट्रिक्स की डिपोजिशन बढ़ जाएगी और ग्लोमेरुलर सेक्लोरोसिस होगी। मेनली इसकी वजह क्या है कि बेसिकली ये हो क्यों रहा है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन थिकनिंग क्या अंडरलाइन कॉज क्या है। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है ना हमारे पास पोडोसाइट सरफेस एंटीजन पे आके लगना शुरू हो जाती है। अब वो कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारे पास पर्टिकुलरली रिसेप्टर पे आके अटैच हो रही है, वो होती है हमारे पास फॉस्फोलाइपेज A2, और ना कॉम्प्लीमेंट वाली भी होती है, जो कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट पोडोसाइट एंटीजी होती है ना, तो कॉम्प्लीमेंट की जो एंटीबॉडीज होती है ना वो भी जाके अटैच हो जाती है। लेकिन हमने मेनली ये बात रखनी है कि इसमें क्या होगा, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होगी, क्योंकि जो है ना हमारे पास मैट्रिक्स की डिपोजिशन बढ़ रही है और ग्लोमेरुलोसेक्लोरोसिस हो रहा है। अंडरलाइन पैथोलॉजी क्या है कि एंटीबॉडीज जो है ना फॉस्फोलाइपेज A2 आके रिसेप्टर पर अटैच हो रही है, ठीक है। अब इसमें भी ना एक और बात है कि ये उन लोगों में ज़्यादा होगी जिनमें HLA DQA1 जेनेटिकली
डिफेक्ट हो इस जीन में, तो इन पेशेंट्स में ना पैदा होगी कि इन पेशेंट में ज़्यादा चांसेस होंगे। ये मे बी एसोसिएटेड भी हो सकता है कि हैबी वायरस हो पेशेंट को, या फिर जो है ना कोई मैलिग्नेंसी हो या कोई लिपस वगैरह हो। तो इसके बाद ना इनकी एसोसिएशन है कि इनके साथ मिल सकता है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेनली ये जो है ना हमारे पास अडल्ट में होता है, ये बात आपने याद रखनी है कि मेनली कॉमनली हमारे पास अडल्ट में होगा। और ये हमारे पास क्या करता है, 1/3 जो है ना स्पॉन्टेनियसली खुद ही ख़त्म हो जाएगा, ट्रीटमेंट में क्या होगा खुद ही रेग्रेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली। 1/3 केसेस में क्या होता है कि ना पेशेंट जो है ना स्टेबल रहता है, लेकिन रिस्पॉन्ड कर रहा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की थेरेपी को, ठीक है। और फिर जो 1/3 पेशेंट होता है ना वो हमारे पास इम्यूनोसप्रेसेंट्स वगैरह या फिर प्रोग्रेस कर जाता है ESRD एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में।